पुनर्जन्म लेकर लौटने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक पत्थर का टुकड़ा निगल लिया। इतना ही नहीं, सबके सामने मैंने उस लड़की को भी मजबूर कर दिया जो मुझसे बेहद प्यार करती थी कि वह अपने पालतू बांसिया सांप बाम्बू पिट वाइपर को जिंदा निगल जाए। सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 1 मिनट से भी कम समय में पूरी दुनिया बदलने वाली है। दुनिया के सभी जीवों में भयानक परिवर्तन होगा और हर इंसान को उस चीज के आधार पर अलौकिक शक्ति मिलेगी जो उसने परिवर्तन से ठीक पहले खाई होगी। पिछले जन्म में मैंने उस समय एक मटन बन खाया था। परिणाम स्वरूप मुझे ऊन उगाने की शक्ति मिली। शुरुआत में ठंड से बचने के लिए यह शक्ति कुछ काम आई, लेकिन जैसे जैसे राक्षस और भी शक्तिशाली होते गए, मेरी यह क्षमता बिल्कुल बेकार साबित हुई। मैं ऐसा कमजोर इंसान बन गया जिसे कोई भी आसानी से मार सकता था। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा था। पिछले जन्म में मैंने एक साधारण देसी कुत्ते को देखा था जिसने बाद में पांगु जैसी दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली थी। बाद में पता चला कि उसने गलती से एक रहस्यमयी जेड पत्थर निगल लिया था। उसी कारण वह इतना शक्तिशाली बना। इसीलिए पुनर्जन्म के बाद मैं सबसे पहले शहर के दक्षिण वाले प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर मैंने वहीं जेड पत्थर खरीद लिया। जहां तक श्या वानरों को उसका पालतू सांप निगलने के लिए मजबूर करने की बात है, वह इसलिए क्योंकि वह लड़की पिछले जन्म से ही मुझसे सच्चा प्यार करती थी। जब प्रलय आई थी तब भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके पास बर्फ की शक्तिशाली क्षमता थी जिससे वह अकेले भी आराम से जीवित रह सकती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा, जबकि मेरे पास केवल बेकार सी शक्ति थी। आखिरकार मेरी वजह से उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बार मैं उसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था। पिछले जन्म में उसका यही पालतू सांप परिवर्तन के बाद एक चाओलोंग ड्रैगन बन गया था। अगर वह एक और शक्तिशाली कुत्ते से नहीं हारता तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन बनने की पूरी संभावना थी। इसी कारण मैंने उससे कहा कि वह सांप को जिंदा निगल ले। पिछले जन्म के अनुभव से इंसानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि किसी वस्तु को जिंदा निगलने पर सबसे शक्तिशाली प्रतिभा जागृत होती है। मेरे पास मौजूद दिव्य जेड पत्थर को 2 हिस्सों में बांटना असंभव था, वरना मैं उसे श्या वानरों के साथ बांट लेता। फिर भी ड्रैगन की यह शक्ति उसके पिछले जन्म की बर्फ वाली शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। मेरी जिद देखकर श्या वानरों के चेहरे पर गहरी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह कई सालों से बेइंतहा प्यार करती थी, और दूसरी तरफ उसका सबसे प्यारा पालतू सांप। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, माफ करना शाओचिंग, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपने पालतू सांप को हाथ में उठाया। पूरे क्लास के सामने उसने आंखें बंद की और उसे बिल्कुल नूडल्स की तरह जिंदा निगल लिया। पूरा क्लास सन्न रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सभी लोग अविश्वास से उसे देखते रह गए। कुछ ही सेकंड बाद श्या वानरों भागकर पानी के कूलर के पास पहुंची और लगातार कई गिलास पानी पी गई। फिर दीवार का सहारा लेकर उल्टियां करने लगी। अब जाकर पूरी क्लास को यकीन हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। क्या तुम सच में निगल गई? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उसने कहा। और तुमने सच में सांप खा लिया? मैं शायद अभी भी सपना देख रहा हूँ। यहाँ तक कि अध्यापिका भी पूरी तरह स्तब्ध थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज के युवाओं को आखिर हो क्या गया है। मैं धीरे धीरे श्या वानरों के पास पहुंचा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। दर्द की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और कुछ बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। वह बेहद कमजोर और असहाय दिखाई दे रही थी। मेरे पेट में भी जेड पत्थर की वजह से असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कमजोर आवाज में उसने कहा, मैंने कर दिखाया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसी समय उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर अध्यापिका घबरा गई और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन मिलाया। लेकिन तभी क्लास का सबसे ताकतवर लड़का गांव जुनहाओ, जो हमेशा से श्या वानरों को पसंद करता था और कई बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर चुका था, गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ा और गरजते हुए बोला, चेन जी, तू मरने लायक है। तुझे पता था कि वह तुझसे प्यार करती है, फिर भी तूने उसे जिंदा सांप निगलने पर मजबूर कर दिया। उसकी दहाड़ से पूरा क्लास कांप उठा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं बस श्या वानरों को अपनी बाहों में संभाले रहा। साथ ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर समय देखने लगा। गांव जुनहाओ गुस्से में भीड़ को धक्का देता हुआ मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने धीरे से गिनती शुरू की। 3। वह अब बिल्कुल मेरे सामने पहुंचने वाला था। पूरी क्लास ने सांस रोक ली। 2। बस एक कदम और। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में आखिरी गिनती बोली। 1। जैसे ही घड़ी में ठीक 10 बजे अचानक खिड़की के बाहर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फट पड़ी, इतनी तेज कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकीं। पूरा आसमान कुछ पल के लिए सफेद चमक से भर गया, फिर वह रोशनी उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। उसी समय गांव जुनहाओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तेज चमक के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस रहस्यमयी प्रकाश के बाद कुछ ही सेकंड में एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय तूफान पूरे सौरमंडल में फैल गया। क्लास के सभी छात्र घबराकर खिड़की की ओर देखने लगे, लेकिन बाहर उन्हें कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर लोगों ने इसे एक अजीब घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कुछ छात्रों ने मोबाइल निकालकर इंटरनेट पर खबरें देखने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं था। उसी समय गांव जुनहाओ फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वह मेरी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया,
आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वानरों का बदला लेकर रहूंगा। उसका लगभग 6 फीट 3 इंच लंबा ताकतवर शरीर सीधे मेरी तरफ झपटा। बाकी सभी छात्रों को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी पूरा आसमान अचानक बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में दिन का उजाला गायब हो गया और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। इसके बाद आसमान से खून जैसा लाल प्रकाश बरसने लगा। सौर तूफान की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था और उसी के कारण आसमान का रंग भी बदल गया। इसी पल मेरी बाहों में मौजूद श्यावानरों ने दिल दहला देने वाली चीख मार दी। सभी लोग घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। अगले ही पल उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। उसके सिर पर चांदी जैसी चमकती हुई 2 ड्रैगन की सींगें उग आईं। उनके चारों ओर बिजली की हल्की चिंगारियां नाच रही थीं। उसके गालों पर बर्फ जैसी सफेद चमकदार ड्रैगन की शल्कें उभर आईं। उसकी पीठ पर एक छोटी सी नीली ड्रैगन आकृति दिखाई देने लगी जो रहस्यमयी ऊर्जा से घिरी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर हल्की चांदी जैसी दिव्य आभा फैल गई। पीछे एक लंबी ड्रैगन की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उस पल वह किसी साधारण लड़की जैसी नहीं बल्कि किसी दिव्य ड्रैगन देवी की तरह दिखाई दे रही थी। रूपांतरण पूरा होते ही उसके दिमाग में अनगिनत नई जानकारियां अपने आप आ गईं। अब उसे समझ में आने लगा कि मैंने उससे सांप निगलने के लिए जिद क्यों की थी। मैंने जो कुछ किया था वह सब सिर्फ उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए था। अब श्यावानरों की आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज्यादा विश्वास और प्रेम था। उसे यकीन हो चुका था कि मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ उसकी भलाई के लिए था। इसी दौरान गांव जुनहाव पूरी ताकत से मेरी ओर मुक्का मारते हुए दौड़ा, लेकिन इस बार श्यावानरो एक पल में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने केवल अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और आसानी से उसका भारी मुक्का रोक लिया। धड़ाम, मुक्का उसकी हथेली से टकराया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगी। उल्टा उसकी हथेली पर मौजूद दिव्य बिजली विश्वासैनली अचानक फूट पड़ी। भयंकर बिजली गांव जुनहाव के पूरे हाथ में दौड़ गई। वह दर्द से जोर से चीख पड़ा। उसका पूरा दायां हाथ बुरी तरह झुलस गया। चमड़ी काली पड़ चुकी थी और उससे धुआं उठने लगा। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और अपना हाथ पकड़कर इधर उधर भागने लगा। कुछ ही क्षणों बाद श्यावानरों के चेहरे की ड्रैगन शल्कें धीरे धीरे गायब हो गईं। उसके सिर के सींग और पूंछ भी वापस शरीर में समा गए और वह फिर से सामान्य इंसान जैसी दिखने लगी। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखने लगी, मानो मेरी तारीफ सुनना चाहती हो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसे महसूस हुआ कि मेरे शरीर से एक ऐसी भयावह और दिव्य आभा निकल रही थी जिसने उसके दिल तक को हिला दिया। यह डर किसी दुश्मन का नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई छोटा जीव किसी देवता के सामने खड़ा हो। उसकी आत्मा तक कांप उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि मैंने जो जेड पत्थर निगला था वह साधारण चीज नहीं थी। उसकी शक्ति उसके ड्रैगन रक्त से भी कहीं अधिक भयानक थी। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में मेरे लिए डर नहीं बल्कि और भी गहरा प्रेम पैदा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भविष्य की सारी बातें पहले से कैसे पता थीं। फिर भी उसे पूरा विश्वास था मैं कभी उसका बुरा नहीं करूंगा। इसी समय बाहर का लाल प्रकाश और भी तेज हो गया। पूरा अंधेरा खून जैसे लाल उजाले में बदल गया। अचानक गांव जुनहाव की चीख एकदम बंद हो गई। उसके बाद पूरे क्लासरूम में एक साथ कई छात्रों की दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। हर कोई घबराकर इधर उधर देखने लगा और अगले ही पल एक भयानक राक्षसी मछली जैसी आकृति अचानक क्लासरूम के बीचों बीच प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर खून और मांस से ढका हुआ था, जबकि नुकीली हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। उस विशाल राक्षस के नीचे 2 छात्रों के कुचले हुए खून से लथपथ शरीर पड़े थे। बाकी सभी छात्र डर के मारे जमीन पर बैठ गए। उस राक्षस के मुंह से इंसानी मांस चबाने की डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह अकेला नहीं था। क्लास के अंदर एक एक करके और भी कई भयानक राक्षस दिखाई देने लगे। कोई बंदर जैसा दुबला पतला था, कोई कीड़े की तरह मुड़ा तुड़ा, तो कोई भेड़िया जितना तेज। उन सब में एक बात समान थी, उनके शरीर पर चमड़ी की जगह बाहर निकला हुआ खून और मांस दिखाई दे रहा था। उनका रूप इतना डरावना था कि मानो वे सीधे नरक से निकल कर आए हों। और फिर उन्होंने बिना किसी चेतावनी के छात्रों पर हमला कर दिया। अगले ही पल पूरा क्लासरूम नरक में बदल गया। वे विकृत राक्षस छात्रों के पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। जो भी उनके हाथ लगा उसे उन्होंने बेरहमी से चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। चारों तरफ चीखें, खून और मौत का तांडव मच गया। कुछ ही सेकंड पहले जो क्लासरूम पढ़ाई की जगह था, अब वह किसी कत्लगाह जैसा दिखाई दे रहा था। क्लास मॉनिटर झांग या यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ मिनटों के भीतर दुनिया इतनी भयानक कैसे बदल गई। लेकिन मुझे सब पता था, वह रहस्यमयी लाल रोशनी और उसके बाद आया विद्युत चुंबकीय तूफान ही इस आपदा की असली वजह थे। जिन लोगों का मानसिक बल कमजोर था वे उस अजीब शक्ति के प्रभाव में आकर सीधे राक्षस बन गए, और जिनका मन मजबूत था वे अपने शरीर में मौजूद आखिरी निगली हुई वस्तु के आधार पर विशेष शक्तियां प्राप्त करने लगे। उसी समय गांव जुनहाव भी परिवर्तन का शिकार हो गया। उसके शरीर की नसें फटने लगीं, त्वचा के नीचे से अनगिनत लाल रक्त तंतु बाहर निकल आए और पूरे शरीर को कसकर जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगीं। उसकी पीठ फट गई और वहां से विशाल पंख निकल आए। दोनों पैरों की जगह तेज पंजे उग आए। उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। अब वह इंसान नहीं रहा था, वह एक भयावह रक्तचंद्र दानव पक्षी बन चुका था। रूपांतरण पूरा होते ही उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी और बिजली जैसी गति से सामने खड़ी एक छात्रा पर झपट पड़ा। उसके नुकीले पंजों ने एक ही बार में लड़की के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह दृश्य देखकर बाकी छात्र डर से पीछे हट गए।
मैंने उस राक्षसी पक्षी को ध्यान से देखा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। रक्तचंद्र दानव पक्षी, मैं उसे तुरंत पहचान गया। पिछले जन्म में भी यह शुरुआती दौर के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक था। इसकी गति इतनी तेज होती थी कि अधिकांश जागृत लोग अपनी शक्ति इस्तेमाल करने से पहले ही मारे जाते थे। अगर कोई पहली बार इसका सामना करता तो उसके बचने की संभावना लगभग शून्य होती। ऊपर से इस समय चारों तरफ गहरा अंधेरा था और यह राक्षस रात में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था। पिछले जन्म में मैं उस दिन स्कूल नहीं आया था, इसी वजह से इस राक्षस का सामना नहीं हुआ और अनजाने में मेरी जान बच गई थी। अब मुझे समझ आ गया कि उस समय हमारे स्कूल के ज्यादातर छात्र जिंदा क्यों नहीं बच पाए थे। मैंने गहरी सांस ली। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। इस बार मुझे अपनी नई शक्ति की असली परीक्षा लेनी ही थी। मैंने तुरंत अपनी नई शक्ति को जगाने की कोशिश की। अगले ही पल मेरे दिमाग में मेरी दिव्य क्षमता की पूरी जानकारी उभर आई। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रक्तचंद्र दानव पक्षी, ठीक है, सबसे पहले तुम्हीं पर अपनी शक्ति आजमाता हूं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मेरे चेहरे पर काले और सुनहरे रंग का दिव्य मुखौटा प्रकट हुआ। सिर के पीछे सुनहरी लटें अग्नि की लपटों की तरह लहराने लगीं। मेरे पूरे शरीर पर काले सुनहरे रंग का दिव्य कवच बन गया, जिसकी बनावट ड्रैगन की शल्कों जैसी थी। कुछ ही क्षणों में मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली दिखाई देने लगा। मेरी पीठ के पीछे बैंगनी दिव्य आभा घूमने लगी, मानो कोई प्राचीन देवता स्वयं धरती पर उतर आया हो। मुझे उस रूप में देखकर शवानरों की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से भर गईं। वह बिना पलक झपकाए मुझे देखती रह गई। उधर बाकी राक्षस भी मेरी शक्ति को महसूस कर चुके थे। एक एक करके वे सब मेरी ओर झपट पड़े। सबसे पहले वह विशाल मछली राक्षस मेरी तरफ दौड़ा। उसका लगभग 4 मीटर ऊंचा शरीर जमीन हिलाता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठिठक गया, मानो उसके भीतर बची हुई इंसानी यादें मेरी दिव्य आभा से डर गई हों। लेकिन अगले ही पल वह जोर से गरजा और पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला कर दिया। श्यावानरो भी मेरी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यह लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा, इतना कहकर मैं भी बिना किसी डर के सीधे उस विशाल राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल धड़ाम, हम दोनों की टक्कर से पूरा क्लासरूम कांप उठा। जमीन फट गई और चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। हालांकि मेरा शरीर लगभग 2 मीटर ऊंचा हो चुका था, फिर भी उस 4 मीटर लंबे मछली राक्षस के सामने मैं छोटा ही दिखाई देता था। टक्कर के बाद मेरा पैर टूटी हुई जमीन पर थोड़ा फिसला। ऐसा लगा जैसे ताकत में मैं उससे थोड़ा कम हूं। लेकिन तभी ऊपर से रक्तचंद्र दानव पक्षी ने मौका देखकर मुझ पर झपट्टा मारा। उसे लगा कि मैं विशाल राक्षस को रोकने में व्यस्त हूं। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। मैंने अचानक अपना कदम पीछे खींचा। हमला रोकने की बजाय मैंने उस विशाल मछली राक्षस के शरीर को पकड़कर पूरी ताकत से घुमा दिया। उसका विशाल शरीर सीधे उड़ते हुए रक्तचंद्र दानव पक्षी की तरफ जा टकराया। धड़ाम, मछली राक्षस दीवार में धंस गया। वहीं रक्तचंद्र दानव पक्षी ने आखिरी क्षण में अपने पंख फैलाकर किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। रक्तचंद्र दानव पक्षी हवा में मंडराता रहा। उसकी लाल आंखें लगातार मुझे घूर रही थीं। उसे समझ आ गया था कि अकेले मेरे सामने जीतना आसान नहीं है। अचानक उसने एक बेहद तेज और अजीब चीख निकाली। वह सिर्फ गुस्से में नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि अपनी रक्त रेखा की शक्ति से पूरे क्लासरूम में मौजूद दूसरे अधूरे रूप से बदले हुए राक्षसों को आदेश दे रहा था। अगले ही पल सभी राक्षसों की आंखें लाल हो गईं। उनके शरीर का मांस और भी ज्यादा फटने लगा और वे पहले से कहीं अधिक डरावने दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सामने पड़े इंसानी शवों को छोड़ दिया और एक साथ मेरी तरफ झपट पड़े। उधर रक्तचंद्र दानव पक्षी चुपचाप छत के पास उड़कर सही मौके का इंतजार करने लगा। मैंने बिना घबराए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अचानक मेरी पीठ के पीछे घूम रही आदिम दिव्य आभा सिमटकर एक विशाल काला सुनहरा युद्ध कुल्हाड़ा बन गई। वह था पांगू का दिव्य कायतियन कुल्हाड़ा। मैंने कुल्हाड़े को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर पैर मारा। धड़ाम, फर्श में गहरी दरार पड़ गई। मैं आंधी की तरह राक्षसों की ओर दौड़ा। हवा में छलांग लगाते ही मैंने अपने शरीर को घुमाया और पूरी शक्ति से कुल्हाड़ा चलाया। एक चमकदार सुनहरी धार बिजली की तरह हवा को चीरती हुई निकली। अगले ही पल चारों राक्षस लगभग एक साथ बीच से 2 टुकड़ों में कट गए। उनके शरीर जमीन पर गिरते ही पूरा क्लासरूम खून से भर गया। यह देखकर छत पर छिपा रक्तचंद्र दानव पक्षी पागलों की तरह चीखता हुआ मेरी तरफ टूट पड़ा। उसे पता था कि अगर अब भी नहीं लड़ा तो उसकी मौत तय है, लेकिन मैं तो उसी पल का इंतजार कर रहा था। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैंने दोनों हाथों से कायतियन कुल्हाड़े को ऊपर उठाया। दिव्य ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। फिर मैंने पूरी ताकत से ऊपर की ओर वार किया। एक विशाल सुनहरी धार आसमान तक पहुंचती हुई दिखाई दी। छन, रक्तचंद्र दानव पक्षी उस वार से बच भी नहीं पाया। एक ही प्रहार में उसका शरीर कमर से 2 हिस्सों में बढ़ गया। उसका रक्त हवा में बिखर गया और दोनों टुकड़े जोर से जमीन पर आ गिरे। सबसे खतरनाक राक्षस के मरते ही पूरा क्लासरूम अचानक शांत हो गया। बचे हुए सभी राक्षस मेरी ओर डर से देखने लगे। उन्हें मेरे शरीर से निकलती पांगू की दिव्य आभा साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें जरा भी मौका नहीं दिया।
मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक एक करके बाकी सभी राक्षसों का भी अंत कर दिया। सिर्फ 3 मिनट के भीतर पूरा क्लासरूम राक्षसों से खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ बचे हुए छात्र, चारों ओर फैला खून और राक्षसों की लाशें थीं। जब आखिरी राक्षस भी मर गया तब क्लासरूम में बचे हुए छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ छात्र तुरंत चिल्लाने लगे, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी बाहर चलते हैं, यहां रहना मौत को बुलाने जैसा है। उनकी बातें सुनकर मैं धीरे धीरे मंच, टीचर की डेस्क पर चढ़ गया। मेरी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी। सब लोग चुप। मेरी बात सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। मैंने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया बदल चुकी है। बाहर अब इंसानों की दुनिया नहीं रही, वहां हर तरफ राक्षस हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी हर बात माननी होगी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक क्लासरूम के बाहर से भारी गुर्राने की आवाज आई। सबने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के बाहर एक विशाल नरक का दानवी कुत्ता खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, मुंह से लार टपक रही थी और बड़े बड़े नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आवाज पूरे क्लासरूम को हिला देने के लिए काफी थी। उसी समय भीड़ में खड़ी एक लड़की डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही दानवी कुत्ता पूरी तरह उग्र हो गया। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। यही है, पिछले जन्म में यही दानवी कुत्ता स्कूल में लगातार इंसानों और राक्षसों का शिकार करता रहा था। बाद में यह विकसित होकर 3 सिर वाला नरकीय कुत्ता बन गया और पूरे शहर का आतंक बन गया। अगर उस समय शक्तिशाली जागृत लोग समय पर न पहुंचते तो पूरा शहर उसका शिकार बन जाता। इस बार मैंने खुद हमला करने की बजाय शावानरों की ओर देखा। मेरे इशारे को समझते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर नीली दिव्य बिजली इकट्ठी होने लगी। फिर उसके हाथ में एक हरे रंग की दिव्य तलवार का आभासी रूप प्रकट हुआ। अगले ही पल कड़कड़ाहट, एक भयंकर दिव्य बिजली सीधे दानवी कुत्ते पर गिरी। बिजली की चोट से उसके शरीर का एक हिस्सा काला पड़ गया और जलने की गंध पूरे गलियारे में फैल गई। लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और मुंह खोलकर काले धुएं जैसी जहरीली सांस बाहर छोड़ी। जहां वह धुआं पहुंचा वहां की मेज कुर्सियां पल भर में राख बन गईं। 2 छात्र जो उसके सामने खड़े थे उसी क्षण मौत के घाट उतर गए। यह देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तो यह विषयाव दिव्य बिजली भी झेल सकता है। अब मुझे खुद मैदान में उतरना ही था। मैंने एक पल भी देर नहीं की। अपने हाथ को आगे बढ़ाते ही मेरा कायतियन दिव्य कुल्हाड़ा फिर से प्रकट हो गया। वह हवा को चीरता हुआ सीधे नरक के दानवी कुत्ते की ओर जा गिरा। उसी समय मैं भी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दानवी कुत्ता बेहद फुर्तीला था। उसने झटके से अपना शरीर मुड़ा और कुल्हाड़े के पहले वार से बच गया। लेकिन मैं पहले ही उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत से उसे जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम! विशाल दानवी कुत्ता कई मीटर दूर जाकर जमीन पर लुढ़क गया। शावानरों ने तुरंत अपनी दिव्य तलवार मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने बिना समय गंवाए तलवार पकड़ी और उठने की कोशिश कर रहे दानवी कुत्ते पर टूट पड़ा। इस बार मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। विशाल सिर जमीन पर गिरा और उसका शरीर तड़पते तड़पते शांत हो गया। मैं उसके शव के पास गया और पेट चीरकर अंदर से एक कठोर चमकदार ऊर्जा क्रिस्टल निकाला। पिछले जन्म में इस तरह के क्रिस्टल को सभी जागृत लोग लिंग जिंग आध्यात्मिक सार कहते थे। जो भी इसे अवशोषित करता उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती। हालांकि हर राक्षस के शरीर में यह नहीं मिलता था। सिर्फ कुछ शक्तिशाली या विशेष राक्षस ही मरने के बाद ऐसा क्रिस्टल छोड़ते थे और जितना बेहतर क्रिस्टल उतना ही ज्यादा शक्तिशाली वह राक्षस होता था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है ताकि मैं आप सभी के लिए और बेहतरीन एनिमे एक्सप्लेन वीडियो लेकर आ सकूं। इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैंने कुछ क्षण उस क्रिस्टल को देखा, फिर बिना किसी झिझक के उसे शावानरों की ओर बढ़ा दिया। पिछले जन्म में उसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इस जन्म में मैं चाहता था कि वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। मैंने धीरे से कहा, इसे अपनी भौहों के बीच रखो और मन से इसकी शक्ति को अपने अंदर समा जाने दो। शावानरों ने बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली। उसने क्रिस्टल को माथे पर रखा और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड में सफेद रोशनी पूरे क्रिस्टल में फैल गई। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। उसी के साथ शावानरों के शरीर से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली दिव्य आभा निकलने लगी। उसकी ताकत एक बार फिर कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वह द्वितीय स्तर की जागृत सेकंड रैंक अवेकेंड बन चुकी थी। दुनिया में अभी अभी प्रलय शुरू हुई थी। ऐसे समय में दूसरे स्तर का जागृत होना लगभग अधिकांश खतरों का सामना करने के लिए काफी था। मैंने संतोष की सांस ली। अब कम से कम उसके जिंदा रहने की संभावना पिछले जन्म की तुलना में कई गुना अधिक थी। शावानरों की शक्ति बढ़ने के बाद मैंने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा फिर से गंभीर हो गया। मेरी नजर उस लड़की पर जा टिकी जिसने कुछ देर पहले डर के मारे चीख लगाई थी और उसी वजह से नरक का दानवी कुत्ता हमारी ओर आकर्षित हुआ था। बिना कुछ कहे मैं उसके सामने पहुंचा। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही छन्न मेरी तलवार एक ही वार में उसकी गर्दन से गुजर गई। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। बचे हुए छात्र भय से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया।
मैंने ठंडी आवाज में कहा, इस प्रलय में एक इंसान की छोटी सी गलती भी दर्जनों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। अगर कोई अपनी मूर्खता से सबकी जान खतरे में डालेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। उसी समय बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। उनके साथ कई राक्षसों की डरावनी गुर्राहट भी गूंज रही थी। मैं समझ गया, पूरे स्कूल के राक्षस अब झुंड बनाकर इकट्ठा होने लगे थे। पिछले जन्म में भी स्कूल के अंदर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग राक्षस बन गए और पूरे स्कूल में राक्षसों की एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। चाहे इस जन्म में मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन हजारों राक्षसों का एक साथ सामना करना अभी भी असंभव था। मैंने तुरंत आदेश दिया, सब लोग जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद करो, मेज कुर्सियां लाकर उन्हें पूरी तरह जाम कर दो। कुछ छात्र पहले हिचकिचाए, लेकिन बाहर से आती चीखें सुनकर सब समझ गए कि यही एकमात्र रास्ता है। वे तुरंत मेरी बात मानने लगे। सबने मिलकर भारी मेजें, कुर्सियां और अलमारियां घसीट घसीट कर दरवाजों और खिड़कियों के सामने लगा दी। पूरा क्लासरूम अब अस्थायी किले में बदल चुका था। लेकिन जैसे जैसे बाहर राक्षसों की आवाजें पास आती गईं, अंदर मौजूद सभी छात्रों की धड़कनें भी तेज होती चली गईं। किसी को नहीं पता था कि यह बंद दरवाजा उन्हें बचाएगा या कुछ ही मिनटों बाद उनकी कब्र बन जाएगा। सभी लोग सांस रोके दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी भीड़ में खड़ी शाओ चियान चियान ने अचानक बाहर भागती हुई एक लड़की को पहचान लिया। वह उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त शाओ वेई थी। इस समय शाओ वेई का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां घाव न हो। वह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थी, जबकि उसके पीछे कई राक्षस लगे हुए थे। यह दृश्य देखकर शाओ चियान चियान का दिल पसीज गया। वह दौड़कर दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोलने लगी। उसी समय मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से यहां मौजूद हम सब मर जाएं? शाओ चियान चियान गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या मैं उसे मरने के लिए छोड़ दूं? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें इतना ही उस पर तरस आ रहा है तो जाओ, खुद जाकर उसे बचाओ। इतना कहकर मैंने अपना दिव्य कवच सक्रिय किया, फिर दरवाजा खोला और एक ही धक्के में शाओ चियान चियान को बाहर धकेल दिया। अगले ही पल मैंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बाहर निकलते ही शाओ चियान चियान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। चेंजे, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदर आने दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ ही सेकंड बाद गलियारे में घूम रहे राक्षसों ने उसकी आवाज सुन ली। उनकी लाल आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। अगले ही पल वे सभी उस पर टूट पड़े। गलियारे में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। क्लासरूम के अंदर बैठे सभी छात्र कांप उठे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर कोई चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा बाहर की हर आवाज ध्यान से सुन रहा था। अगर कोई राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आता तो मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था, और अगर हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते तो चाहे अपनी जान चली जाए, मैं हर हाल में शावानरों को इस स्कूल से जिंदा बाहर निकालता। कुछ ही देर बाद बाहर से आ रही चीखें अचानक बंद हो गईं। पूरा गलियारा एकदम शांत हो गया। क्लासरूम में बैठे सभी छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने धीमे से कहा, क्या सारे राक्षस चले गए? लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और छोटी सी कांच की खिड़की से बाहर झांका। जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। शाओ चियान चियान का शरीर पूरी तरह नोचकर खा लिया गया था। फर्श पर सिर्फ खून का बड़ा सा धब्बा बचा था। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि गलियारे में मौजूद सारे राक्षस जमीन पर झुके हुए कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बेहद खतरनाक अस्तित्व से डर रहे हों। यह बिल्कुल सामान्य नहीं था। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो वे अब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुके होते। मेरे पिछले जन्म में मैं उस समय स्कूल में मौजूद नहीं था, इसीलिए आगे क्या होने वाला था यह मुझे भी नहीं पता था। मेरे मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। उसी समय शावानरो मेरे पास आकर धीमी आवाज में बोली, चेंजे, बाहर क्या हो रहा है? उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी। अगर जरा भी खतरा होता तो वह सबसे पहले मेरी रक्षा के लिए आगे बढ़ जाती। मैंने सिर हिलाया। अभी कुछ कहना मुश्किल है। सब लोग अपनी जगह से मत हिलो, पहले देखते हैं कि बाहर क्या है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि थक 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 गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। फिर एक लड़की की धीमी लेकिन बेहद अजीब आवाज सुनाई दी, क्लासमेट्स, बाहर आओ ना, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं, सब मिलकर खाते हैं। उस आवाज को सुनते ही क्लास के कई छात्रों का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो झाओ शाओलू की आवाज है। लेकिन उसने तो आज छुट्टी ली थी। दूसरा छात्र घबरा कर बोला, वह यहां कैसे आ गई? कुछ लड़कियां जो पहले उसके साथ हॉस्टल में रहती थीं, एक दूसरे की तरफ देखने लगीं।
उनके चेहरों पर डर के साथ अपराध बोध भी साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अतीत में झाओ शाओलू के साथ कुछ बहुत बुरा किया हो। उसी समय धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा जोर से हिल उठा। फिर एक और भयानक टक्कर, और फिर तीसरी। अब साफ था दरवाजे के बाहर जो भी था वह अंदर आने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। मैंने तुरंत अपने पांगू के दिव्य कुल्हाड़े को मजबूती से पकड़ लिया। मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, चाहे बाहर झाओ शाओलू हो या कोई और राक्षस। अगर उसने मुझ पर या श्या वानरों पर हमला किया तो मैं बिना एक पल सोचे उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उसी समय क्लास के कोने में दुबकी हुई गांव शाओली कांपते हुए बोली, दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन बाहर से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। मेरी प्यारी सहेलियों, पहले तो तुम लोग मेरे साथ खेलना बहुत पसंद करती थीं, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? उसकी आवाज में अजीब सी सनक और पागलपन था। अगले ही पल धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा एक ही झटके में टूटकर उड़ गया। दरवाजे पर जो आकृति दिखाई दी उसे देखकर सभी छात्रों की चीख निकल गई। वह अब इंसान नहीं रही थी। झाओ शाओलू एक विशाल मकड़ी जैसे राक्षस में बदल चुकी थी। उसके 8 लंबे पैर थे, पूरा शरीर कई गुना बड़ा हो चुका था। वह अकेली ही क्लासरूम का आधा हिस्सा घेर रही थी। गांव शाओली डर के मारे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए बोली, शाओलू मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह गलती थी। लेकिन झाओ शाओलू की आंखों में केवल नफरत थी। वह पागलों की तरह हंसने लगी। माफ कर दूं? जब तुम लोग मुझे रोज रोज सताती थीं, तब क्या कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? उसकी आवाज में वर्षों का दर्द और बदला साफ झलक रहा था। उसी समय उसकी एक पुरानी रूममेट धीरे धीरे दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन झाओ शाओलू की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने अपना हाथ हल्का सा हिलाया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने मन ही मन सोचा, यह सिर्फ मकड़ी की शक्ति नहीं, इसके पास मानसिक शक्ति, टेलीकिनेसिस भी है। लगता है यह पहले स्तर की चरम सीमा के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगले ही पल झाओ शाओलू बिजली की गति से उस भागती हुई लड़की के सामने पहुंची। उसके तेज पंजे हवा में चमके। छन्न, एक ही बार में लड़की का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। झाओ शाओलू ने उसके शरीर का आधा हिस्सा उठाया और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। पूरा क्लासरूम चीखों से गूंज उठा। कई छात्रों ने वहीं उल्टी कर दी। डर से किसी के पैर तक नहीं हिल रहे थे। यह खौफनाक दृश्य देखकर पूरी क्लास दहशत में डूब गई। लेकिन तभी गांव शाओली ने न जाने कहां से हिम्मत जुटाई। उसने जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ मेज का पाया उठाया और पूरी ताकत से झाओ शाओलू पर हमला कर दिया। धड़ाम, लकड़ी का डंडा उसके पैर से टकराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने लोहे पर वार किया हो। डंडा टूटकर जमीन पर गिर गया, जबकि झाओ शाओलू को जरा सी भी चोट नहीं लगी। वह धीरे धीरे मुड़ी और गांव शाओली की तरफ देखकर डरावनी मुस्कान हंसी। अगले ही पल उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। गांव शाओली का शरीर अचानक हवा में उठ गया। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया था। झाओ शाओलू हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है, अब तुम्हारी बारी है। वह धीरे धीरे गांव शाओली को अपने मुंह के पास ले गई। फिर उसने एक ही काट में उसके कंधे का बड़ा हिस्सा नोच लिया। पूरे क्लासरूम में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में गांव शाओली का आधा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। अपना बदला लेने के बाद भी झाओ शाओलू रुकी नहीं। उसकी नजर धीरे धीरे मेरी और श्या वानरों की तरफ घूम गई। उसने अपनी लंबी जीभ से होंठों पर लगा खून चाटा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बाकी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हो। मैंने तुरंत अपने हाथ में कायतियन कुल्हाड़ा कसकर पकड़ लिया। अगर वह हम पर हमला करती तो मैं बिना झिझक उसे यहीं खत्म कर देता। लेकिन झाओ शाओलू ने मेरी चेतावनी की परवाह नहीं की। उसकी उंगलियों से लंबे नुकीले पंजे निकल आए। अगले ही पल उसने हवा को चीरते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मैंने जोर से दहाड़ लगाई और पूरी ताकत से अपना कायतियन कुल्हाड़ा घुमा दिया। टन! मेरे कुल्हाड़े और उसके पंजों की टक्कर से चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। भयानक टक्कर से झाओ शाओलू कई कदम पीछे जा गिरी। उसने अपने घायल पंजों की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसकी ताकत का सामना कर सकता है। और तभी उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पागलपन छा गया। वह आसमान की ओर देखकर जोर से चीखी, जिसने मुझे चोट पहुंचाई उसे मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। झाओ शाओलू की आंखें पूरी तरह पागलपन से भर चुकी थीं। अचानक उसने अपना विशाल मुंह पूरी तरह खोल दिया। उसके गले के भीतर काली गहराई दिखाई दे रही थी। अगले ही पल उसके मुंह से मोटे सफेद मकड़ी के जाले तेजी से बाहर निकलने लगे। हर जाले पर हरे रंग का चिपचिपा, जहरीला और संक्षारक द्रव लगा हुआ था। कुछ ही सेकंड में उन जालों ने पूरे क्लासरूम को ढक लिया। चारों तरफ एक विशाल जाल फैल चुका था। इतनी छोटी जगह में उससे बचकर निकलना लगभग असंभव था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। यही मौका था अपनी नई जागृत शक्ति की असली ताकत परखने का। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर से सुनहरी आभा निकलने लगी। वह दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे मेरे कायतियन कुल्हाड़े में समाने लगी। मैंने कुल्हाड़े को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। उसी क्षण पूरी इमारत जोर से कांप उठी। फर्श हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। चारों तरफ की खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूट गए। जैसे ही मकड़ी का विशाल जाल मुझे घेरने वाला था, मैंने पूरी ताकत से अपना कुल्हाड़ा नीचे की ओर चला दिया। धाम! उस वार से निकली दिव्य शक्ति ने पूरे जाल को बीच से चीर दिया। इतने मोटे और मजबूत जाले भी उस प्रहार के सामने टिक नहीं पाए। वे पल भर में टूटकर बिखर गए। लेकिन हमला यही नहीं रुका। कुल्हाड़े की वही शक्ति सीधे झाओ शाओलू के शरीर तक पहुंच गई। अगले ही पल उसका शरीर कंधे से लेकर कमर तक 2 हिस्सों में बंट गया। चारों तरफ खून की बौछार फैल गई। झाओ शाओलू
दर्द से चीख उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर वह यहीं रुकी तो उसकी मौत निश्चित है। मरने से पहले उसने अपनी बची हुई मानसिक शक्ति पूरी ताकत से छोड़ दी। एक अदृश्य मानसिक तरंग पूरे क्लासरूम में फैल गई। सामान्य छात्र तुरंत अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। तेज दर्द से वे तड़पने लगे। मैं भी एक पल के लिए उस मानसिक हमले से प्रभावित हुआ। आखिरकार यह पहली बार था जब मैं किसी मानसिक शक्ति वाले दुश्मन का सामना कर रहा था। उसी समय झाओ श्याओलू द्वारा छोड़ी गई मानसिक तरंग बाहर मौजूद सभी राक्षसों तक पहुंच गई। अगले ही पल गलियारे से दर्जनों राक्षस गरजते हुए क्लासरूम की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे मार डालना। जैसे ही बाहर के राक्षस मेरी ओर झपटे, श्यावानरो की आंखें ठंडी हो गईं। वह तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी को भी श्याओजे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अगले ही पल उसने अपने हाथ में मौजूद छिंगलिंग तलवार को मजबूती से थाम लिया। तलवार पर नीली बिजली चमकने लगी। फिर उसने अपनी दिव्य शक्ति सक्रिय कर दी। विश्याव दिव्य वज्र। एक के बाद एक विशाल बिजली की धाराएं सांपों की तरह राक्षसों की ओर टूट पड़ी। हर तरफ गरज की आवाज गूंज उठी। बिजली गिरते ही कई राक्षस वहीं जलकर राख हो गए। लेकिन श्यावानरू यहीं नहीं रुकी। वह बिजली की गति से उनके बीच पहुंच गई। उसकी तलवार हर वार के साथ एक नई जान ले रही थी। उसके सामने वे भयानक राक्षस भी सब्जियों की तरह कटते जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में पूरा गलियारा राक्षसों की लाशों से भर गया। अब वहां एक भी जीवित राक्षस नहीं बचा था। उधर गंभीर रूप से घायल झाओ श्याओलू ने न जाने कहां से आखिरी ताकत जुटाई। वह फिर से मेरी ओर झपटी। उसी समय मेरे शरीर से दो धाराएं रहस्यमयी काले और पीले दिव्य प्रकाश की बाहर निकली। यही मेरी दूसरी जन्मजात शक्ति थी। उस शक्ति ने झाओ श्याओलू के मानसिक नियंत्रण को पल भर में नष्ट कर दिया। मेरी चेतना पूरी तरह लौट आई, बल्कि पहले से भी अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो गई। झाओ श्याओलू अविश्वास से मेरी ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति मेरे ऊपर लगभग बेअसर थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिना कुछ कहे मैंने अपनी सारी शक्ति काइटियन कुल्हाड़े में समाहित कर दी। अगले ही क्षण मैं बिजली की तरह उसकी ओर लपका। एक सुनहरी चमक हवा में लहराई। छन्न पहले से दो हिस्सों में बंटी झाओ श्याओलू का बचा हुआ शरीर भी उसी वार में पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसका शरीर अनगिनत मांस के टुकड़ों और खून की बारिश में बदल गया। पूरा क्लासरूम फिर से खामोश हो गया। जो छात्र अभी तक जिंदा थे वे सब स्तब्ध होकर मुझे और श्यावानरो को देखते रह गए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि इस प्रलय में अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें हमारे साथ ही रहना होगा। झाओ श्याओलू के मरते ही जहां उसका शरीर गिरा था वहां एक सफेद रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं समझ गया यह एक निम्न स्तर का स्प्रिट क्रिस्टल लिंगजिंग था। ऐसे क्रिस्टल किसी जागृत व्यक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए बेहद कीमती होते हैं। उसी समय हवा में दो काली धुएं जैसी परछाइयां उभरने लगीं। वे झाओ श्याओलू की मृत्यु से पैदा हुई गहरी घृणा और प्रतिशोध की भावना थी। एक कराहती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, तुम सब नरक में जाओ। इतना कहकर वे दोनों काली परछाइयां खिड़की से बाहर निकल गईं और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। मैंने अपना काइटियन कुल्हाड़ा वापस समेट लिया और हल्की सांस छोड़ी। तभी श्यावानरो घबराकर मेरे पास दौड़ी आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चिंतित होकर बोली, श्याओजे आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मेरे पूरे शरीर को ध्यान से देखने लगी। अभी कुछ देर पहले जब मैं मानसिक नियंत्रण में फंस गया था तब उसका दिल मानो गले तक आ गया था। मैं मुस्कुराया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह आज भी पिछले जन्म की तरह मेरी सबसे बड़ी चिंता करती थी। मैंने उसे शांत किया और फिर जमीन पर पड़े उस सफेद क्रिस्टल को उठा लिया। क्रिस्टल के भीतर हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। मैंने उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया, फिर मन ही मन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में क्रिस्टल की सफेद रोशनी मेरे शरीर में समाने लगी। मेरे पूरे शरीर की हर कोशिका जैसे नई ऊर्जा से भर गई। एक जबरदस्त शक्ति मेरे अंदर उमड़ने लगी। मेरी आभा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। सिर्फ एक निम्न स्तर के स्प्रिट क्रिस्टल ने ही मेरी शक्ति को सीधे दूसरे स्तर के चरम सेकंड ऑर्डर पीक अवेकनर तक पहुंचा दिया। मेरी हुंदुन शुआन हुआंग बॉडी प्रतिभा की वजह से मैं सामान्य जागृत लोगों की तुलना में स्प्रिट क्रिस्टल से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। जहां दूसरे लोग एक क्रिस्टल से मुश्किल से दूसरे स्तर की शुरुआत तक पहुंचते, वहीं मैं सीधे दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। चारों ओर बिखरे खून और राक्षसों की लाशों को देखकर श्यावानरो कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में डर कम था लेकिन भविष्य को लेकर चिंता जरूर थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत है। अब से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जागृत लोग जितने शक्तिशाली होंगे उतने ही राक्षसों के निशाने पर भी रहेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा ये राक्षस इंसानों और एक दूसरे को खाकर लगातार विकसित होते रहेंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भी लगातार अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मेरी बातें सुनकर श्यावानरो ने हल्के से सिर हिलाया। उसे ताकत बढ़ाने के तरीकों की ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह पता थी, जब तक वह जिंदा है वह मेरी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगी। इसी बीच झाओ श्याओलू के शव से फैलती खून की तेज गंध पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। उच्च स्तर के राक्षस का मांस दूसरे राक्षसों के लिए भी बेहद आकर्षक भोजन था। कुछ ही देर में स्कूल के अलग अलग हिस्सों से अनेक राक्षस उसी दिशा में आने लगे। मैंने तुरंत श्यावानरो का हाथ पकड़ा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तभी क्लास का अमीर लड़का हुआंग त्यान घबराकर मेरे सामने आ गया।
वह जल्दी जल्दी बोला, चेंजे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पिता गुआंग्याओ ग्रुप के डायरेक्टर हैं, तुम जितने पैसे मांगो मैं दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यह अब प्रलय का समय है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब पैसे की कोई कीमत बची है? हुआंग त्यान कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। मेरी नजर पड़ते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल मैंने उसके कंधे पर हल्का सा धक्का दिया, लेकिन उस हल्के से धक्के में भी मेरी वर्तमान शक्ति शामिल थी। वह जमीन पर गिरा और फिर कभी उठ नहीं सका। क्लास में मौजूद बाकी छात्र यह दृश्य देखकर दहशत से पीछे हट गए। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था, इस नए संसार में मेरे सामने उनकी जान एक चींटी से भी ज्यादा कीमती नहीं थी। हुआंग त्यान को खत्म करने के बाद मैं श्यावानरो को साथ लेकर क्लासरूम से बाहर निकल आया। हमारे पीछे खड़े बाकी छात्र घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, अगर चेंजे चला गया तो हम कैसे बचेंगे? दूसरा तुरंत बोला, हमें उसके पीछे जाना होगा, सिर्फ वही हमें जिंदा रख सकता है। कुछ देर की चर्चा के बाद उन्होंने क्लासरूम से टूटे हुए मेज के पाए और झाड़ू के डंडे उठा लिए। फिर सभी सावधानी से हमारे पीछे चल पड़े। मुझे उनके पीछे आने का एहसास हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। आखिर वे मेरे पुराने सहपाठी थे। जब तक वे मेरे लिए बोझ नहीं बनते, मैं उन्हें साथ चलने दे सकता था। इसके अलावा इतने सारे लोगों की मौजूदगी से ज्यादा राक्षस हमारी तरफ आकर्षित होंगे, और मेरे लिए ज्यादा राक्षसों का मतलब था ज्यादा लड़ाइयां और तेजी से ताकत बढ़ाने का मौका। रास्ते में आने वाले कुछ राक्षसों को खत्म करने के बाद हम स्कूल की सुविधा दुकान कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंच गए। मैंने बिना समय गंवाए अंदर मौजूद खाने पीने की सारी जरूरी चीजें अपने बैग में भरनी शुरू कर दी। बाकी छात्र भी सामान इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे चुने हुए सामान को हाथ लगाए। वे सिर्फ वही चीजें उठा रहे थे जिन्हें मैं छोड़ रहा था। 2 बड़े बैग पूरी तरह भरने के बाद मैं बाहर निकल आया। उसी समय स्कूल का पूर्व खेल प्रतिनिधि लिन शिव जल्दी से मेरे पास आया। वह मुस्कुराकर बोला, भाई चेन, मेरा शरीर मजबूत है, ये बैग मुझे उठाने दीजिए, आप और भाभी आराम से चलिए। वह बहुत विनम्र होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर दोनों बैग उसके हाथ में दे दिए, लेकिन मन ही मन एक फैसला भी कर लिया, अगर उसने जरा सी भी बेईमानी की तो मैं बिना झिझक उसी समय उसे खत्म कर दूंगा। हम जैसे ही सुविधा स्टोर से बाहर निकले, अचानक सामने से लोगों का एक बड़ा समूह आकर हमारे रास्ते में खड़ा हो गया। मैंने ध्यान से देखा, उनका नेता था झाओ हू, कक्षा 6 का मॉनिटर। स्कूल में वह पहले से ही एक बदनाम गुंडा माना जाता था। उसने घमंड से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप सारा सामान यहीं छोड़ दो। उसके पीछे खड़े एक लड़के ने भी अकड़कर कहा, हमारे बॉस अब जागृत हो चुके हैं, उनके सामने टिकना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे तुरंत समझ आ गया, प्रलय शुरू होने के बाद झाओ हू ने भी अपनी विशेष शक्ति जगा ली थी। उसी ताकत के दम पर उसने अपनी कक्षा के बचे हुए छात्रों को इकट्ठा कर लिया था। उधर दोनों भारी बैग उठाए हुए लिन शिव मेरी ओर देखने लगा। मेरे आदेश के बिना वह सामान किसी को देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने झाओ हू की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, ये सारी चीजें मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर जुटाई हैं, मैं इन्हें तुम्हें क्यों दूं? मेरी बात सुनते ही झाओ हू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। फिर उसकी पीठ से अचानक 2 विशाल पंख निकल आए। उन पंखों पर सफेद रंग के गोल गोल धब्बे बने हुए थे। उन्हें देखते ही मैं समझ गया, प्रलय से पहले उसने शायद 7 धब्बों वाली लेडी बग निगल ली थी। इसी वजह से उसे यह शक्ति मिली थी। झाओ हू ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और उल्का की तरह मेरी ओर झपट पड़ा। साथ ही वह जोर से चिल्लाया, मैं अब दूसरे स्तर का जागृत योद्धा हूं, आज तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसका शरीर और भी मजबूत हो गया, मांसपेशियां फूलने लगी। उसका पूरा शरीर इस्पात जैसा कठोर दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने सिर्फ अपना काइतियन कुल्हाड़ा कसकर पकड़ लिया। मेरी नजरें सीधे उसी पर टिकी थीं। उसके तेज हमले का इंतजार करते हुए मैं पूरी तरह शांत खड़ा रहा। दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो का पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही शानदार एनिमे एक्सप्लेन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।